we are with the most greatest doctor, psychiatrist, Dr. Dinesh Singh Rathod, director of Agra Mental Health Hospital. And today we are going to talk about the mental health awareness. And let's start with the sir. Uh, Sir, please elaborate about your journey of this field. टाइम तक इतने सालों तक आप करते आ रहे हो और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और आप इस मुकाम पे आज पहुँचे हैं। जी। मेडिकल कॉलेज में जो मेरा स्वाभाविक प्रवृत्ति थी और जो मेरा रुचि थी वो बेसिकली सर्जिकल ब्रांचेस की तरफ थी। इंटर्नशिप का एक पीरियड आता है जिसमें हम लोग पीजी से पहले हमारे पास कुछ समय होता है, उस समय हमें अपने रुचि पे थोड़ा सा काम करना होता है। उसी दौरान मैंने एक मेडिटेशन योग शिविर का ज्वाइन किया। तो योग शिविर में काम करने के बाद एहसास हुआ मुझे कि पॉजिटिव मेंटल हेल्थ में काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। बेसिकली जो WHO ने डेफिनेशन दी है हेल्थ की, द हेल्थ इज़ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेल बीइंग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब स्वास्थ्य का अर्थ बीमारियों से मुक्त होना नहीं, अपितु मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से आपको सुदृढ़ होना है, अपने आप को विकसित करना है। तो इसी परिभाषा और इस भाव से मैंने महसूस किया कि मानसिक स्वास्थ्य और मेंटल वेलबींग इन क्षेत्रों में काम की बहुत आवश्यकता है। लोग जागरूक नहीं हैं, लोग जागरूक हैं तो इसमें ट्रेंड, प्रोफेशनल्स नहीं हैं, प्रोफेशनल्स नहीं हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। जहाँ पे उपलब्ध हैं वहाँ पर एक स्टिग्मा की वजह से लोग उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो ये सारे विचारों को ध्यान में रखते हुए मैंने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में MD साइकेट्री ज्वाइन किया और इसमें काम करने को चाह किया। आपको कितने साल हो गए सर इस फील्ड में? मैंने 2004 में इस फील्ड में पदार्पण किया और अभी करीब करीब मेरे 19 साल पूरे हो चुके हैं मानसिक स्वास्थ्य में काम करते हुए। सर, आपने अपनी जर्नी में किस टाइप के पेशेंट से डील किया है, क्या स्पेशलाइज मतलब आपने देखा है, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स एंड थिंग्स वी आर सीइंग इन द डेली लाइफ्स ऑफ इन द पेशेंट्स। तो आपने किन लोगों के साथ में मतलब आपने क्या देखा है और क्या चेंजेस आए हैं या आपको लगता है कि आ सकते हैं? जी, देखिए जब मानसिक रोग की बात होती है तो हमारे समाज मानसिक रोग के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है और ऐसा विचार करता है कि जो लोग गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हैं, अपने नहाने धोने, खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने पहनावे का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तरीके से बात नहीं कर सकते, या फिर अपने कपड़े फाड़ रहे हैं, या फिर आवाराओं की तरह से सड़क पर लावारिस घूम रहे हैं, केवल वही मानसिक रोगी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बीमारी मानसिक रोगों में करीब करीब जितने मानसिक रोग हैं उसकी 3% है। उसके अतिरिक्त की जो बीमारियां हैं करीब करीब 95 to 97% हैं, वो अन्य मानसिक बीमारियां हैं जिसमें लोगों के आपसी संबंध में खटास से लेके, पेरेंटिंग स्टाइल से लेके, चाइल्डहुड साइकेट्रिक प्रॉब्लम से लेके, आपकी नशे की समस्याएं, जो एडिक्शन की समस्याएं वो हो सकती हैं, साइकोसेक्सुअल समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, OCD है, पैनिक डिसऑर्डर है, और जुए की समस्या है, वो उसकी भी एक लत मानसिक रोग की वजह से हो सकती है। इसके साथ साथ उदासी रोग है। तो मानसिक रोग का दायरा बहुत विस्तृत है और सामान्य तौर से समाज अधिकतर मानसिक रोग को सामान्य स्थिति मान के उसमें एक स्टेटमेंट, जो पॉपुलर स्टेटमेंट है, बी पॉजिटिव। अब कोई व्यक्ति खुद तो उदास रहना नहीं चाहता। व्यक्ति अगर अवसाद रोग से पीड़ित है और उदास है, आप उससे कहते हैं बी पॉजिटिव, तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है या तो ये मेरी समस्या समझ नहीं रहे हैं या फिर मुझे कमज़ोर समझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने मन की बात शेयर करना बंद कर देता है। जब शेयर करना बंद कर देता है तो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, और जब घुटन उसके सहन करने की क्षमता से ज़्यादा हो जाती है तो उसमें कई बार व्यक्ति को लगता है कि जीवन जीने योग्य नहीं है और वो आत्मघाती कदम उठा सकता है। और कई मरीजों में इसके दुष्परिणाम के रूप में आत्महत्या की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति उदास है, हताश है, लोगों से बात नहीं कर रहा है, बिना बात अगर उसको रोना आ जाता है या गुस्सा हो रहा है,
कोई भी खुश व्यक्ति गुस्सा नहीं हो सकता। सर कितने टाइम के लिए ये चीज़ होती है? जैसे अगर हम परेशान हो रहे हैं, कोई चीज़ हो गई तो हम एक दिन परेशान हो गए, मतलब इंडिविजुअली जैसे अभी हम लोग देखते हैं ये चीज़ आई थिंक कि लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते अपने इमोशंस को, व्हाट जी। दे आर फीलिंग। जी। तो उनको ये चीज़ कैसे पता चले? उनको भी नहीं पता चलता कि उनको मेंटल हेल्थ की या प्रोफेशनली हेल्प की ज़रूरत है। तो उनको किस लेवल पे, मतलब उनको ये मैं स्पेशली मैसेज देना चाहते हैं कि उनको कैसे पता चले कि हाँ अब मुझे ज़रूरत है, अब मुझे जाना चाहिए। वो ऐसी कौन सी स्टेज आ जाती है, मतलब कितने टाइम बाद, या फिर मतलब क्या सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि अब उनको ज़रूरत है, अब आपको जाना चाहिए? जी साक्षी जी, सबसे पहले जैसे अवसाद रोग है, एंजाइटी रोग है, कम से कम अगर लगातार व्यक्ति दिन में अधिकांश समय 14 दिन तक उदास रहता है। सामान्य तौर पर किसी घटना की प्रतिक्रिया में हम लोग उदास रह सकते हैं, वो उसको हम उदासी कहते हैं। लेकिन उदासी रोग हम तब कहते हैं जब व्यक्ति बिना किसी वजह के या फिर मामूली वजह पर अत्यधिक लगातार कम से कम 14 दिन तक उदास रहता है, तो वो अवसाद रोग से पीड़ित हो सकता है। यदि व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, उसका काम में मन नहीं लगता, उसका काम प्रभावित होने लगता है, उसके संबंध प्रभावित होने लगते हैं, उसका सामाजिक जीवन प्रभावित होने लगता है, तो आप समझिए कि वो मानसिक रोग की दहलीज तक पहुंच चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को किसी मनोचिकित्सक से परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। Okay, sir. And according to this, what inspired you to become a psychiatrist, and what do you find most rewarding about your work? Actually, the experience in मेडिटेशन कैंप, योग शिविर में जो मेरा अनुभव था, स्टूडेंट लाइफ में तरह तरह का तनाव होता है, इवन तनाव आपके साथ होता है और आपको एहसास नहीं होता कि आप तनाव में हैं। और जब आप जैसे योग शिविर में उपस्थित होते हैं, उसके जो अनुभव होते हैं, धीमे धीमे जब आप रिलैक्स होते हैं, तो अब आप तुलना कर सकते हैं कि एक दिन पहले आप कैसा महसूस कर रहे थे और एक दिन के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। ज़्यादातर इस अनुभव को धार्मिक दृष्टिकोण से लोग चमत्कार से जोड़ देते हैं, ईश्वर की कृपा से जोड़ देते हैं, लेकिन ये जो बदलाव होते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं। और एक मेडिकल स्टूडेंट के तौर पे मैंने ये पाया कि जब आप तनाव की स्थिति में होते हैं, तब आपके हृदय की गति, आपकी सांस लेने की गति, आपकी मांसपेशियों का खिंचाव, आपके हाथ पैर के कंपन इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका गला सूखना। और जब आप तनाव से मुक्त होते हैं तो हृदय गति शांत होती है, सांस की गति कम होती है, जो कि योग के परिणाम स्वरूप होती है। योग की स्थिति में क्या होता है कि आपकी सांस की गति को नियंत्रित करते हैं, अपनी मांसपेशियों का तनाव धीमे धीमे कम होता है, तो ब्रेन इसको ऑब्जर्व कर रहा होता है और ब्रेन फीडबैक देता है, पीछे खबर देता है जो हायर सेंटर्स को कि हम तनाव की स्थिति से बाहर आ चुके हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स का जो स्राव है वो कम होता है। जब स्राव कम होता है तो फर्दर जो बॉडी है वो रिलैक्स होती चली जाती है, तो एक साइकिल बन जाती है। तो योग इस तरीके से पूरी तरह वैज्ञानिक है, ये केवल आध्यात्मिक या धार्मिक नहीं, ये वैज्ञानिक है। और इसके जो वैज्ञानिक प्रभाव है, उससे जो असर होता है, उस असर को प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद धार्मिक दृष्टिकोण से ना सही, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब मैंने अनुभव किया, तो मेरा जो रुचि है वो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की तरफ हुई और सर्जिकल ब्रांच से फिर मेरा रुचि हुई कि मैं मनोचिकित्सा के रूप में इस कैरियर को स्वीकार करूं और इसमें आगे काम करूं। सर जैसे कि मैंने पढ़ा भी, आपने इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी अपना योगदान कंट्रीब्यूशन दिया है हम लोगों के लिए, स्पेशली आई एम डूइंग एवरीथिंग, मुझे भी आई एम सो ग्रेटफुल आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। सर आपने ये सारे कोर्सेज लेकर आए, आपने उसके पीछे कैसे लड़ाई करी, मतलब क्या स्टोरी थी उसके लिए कि आप यहाँ पे लेकर आए? मतलब ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि मतलब मुझे लगता है कि एक इंसान ने इतना बड़ा डिसीजन लिया अपना, आपने एटलीस्ट आपने एक स्टेप करा कि वो चीज़ आ चुकी है अब हम लोगों के लिए, और आप आगे भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। जैसे भी हम लोग देखेंगे आगे कि आपने हॉस्पिटल में कितने चेंजेस लेकर आए हो, पहले क्या था, अब क्या क्या न्यू डेवलपमेंट्स लेकर आ रहे हो अकॉर्डिंग टू दैट। तो सर आपने कैसे वो चीज़ करी जो कोर्सेज और सब लेकर आए? जी एक्चुअली जो होता है ना युवा सोच और अपना जो एक वरिष्ठ जनों का एक गाइडेंस और विश्वास, उससे बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। एक्चुअली 1994 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश किया कि जो मेंटल हॉस्पिटल आगरा, ग्वालियर और रांची का है, इसको ऑटोनॉमस बनाया जाए, यहाँ टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज शुरू किए जाएँ।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यहाँ कोर्सेज चालू किए जाने थे, लेकिन 2008 तक वो शुरुआत नहीं हो पाई। 2008 में मुझे प्रथम चिकित्सा शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया और उसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का इंस्पेक्शन हुआ। इंस्पेक्शन के बाद बहुत सारी कठिनाइयाँ आईं, लेकिन उस समय एक जुनून था कि ये काम मुझे करना है और हमारे तत्कालीन निदेशक डॉक्टर सुधीर कुमार का एक विश्वास कि हाँ आप कर सकते हो। जब आप पूरे मन से किसी काम के लिए सोचते हो, आप विश्वास कर लेते हो कि हाँ ये होके रहेगा, तो वो काम मतलब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ जुड़ जाती हैं और वो काम होके रहता है। आपको लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि निस्वार्थ भाव से लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम हो सकता है और कोई व्यक्ति लगा है, तो आप इस ऐसे काम को अगर शुरू कर देंगे तो किसी न किसी स्टेज पे आपको कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जब रिजेक्ट किया कि यहाँ एमडी शुरू नहीं हो सकती, तब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास मैं गया। मैं इससे पहले निमेंस में काम करता था। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि देश में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षित लोगों की भारी कमी है और कोर्सेज शुरू किए जाना है। केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जिसमें जहाँ जहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट हैं और डॉक्टर्स भी हैं वहाँ एमडी चालू करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एक डीओ लिखा मिनिस्ट्री को कि यहाँ एमडी शुरू होनी चाहिए और यहाँ जो भी कमियाँ हैं उनको हम फॉलोअप करके पूरी कराएंगे। तो ऐसी स्थिति के बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बेसिकली हस्तक्षेप के बाद एमडी साइकेट्री शुरू हुई, जो अपने प्रकार का उस समय तक भारत में पहला केस था। ऐसा कहीं कभी हुआ नहीं था। तो जब आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में पूरी क्षमता के साथ लग जाते हैं, परिणाम की आप चिंता नहीं करते, तो कोई न कोई शक्ति है जो आपका हाथ पकड़ती है और बेसिकली उन लोगों तक जो सेवाएं जानी चाहिए थी। अब जब एमडी शुरू होगी, हम सीधे हम 100 मरीजों को एक दिन में देख सकते हैं, लेकिन अब हमने जैसे 31 स्टूडेंट को ट्रेन करके यहाँ से भेजा है, अब हम 100 × 31 मरीजों तक रोज पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें मेंटल हेल्थ में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तैयार करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को तैयार करना पड़ेगा। बस यही भाव रहा और हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक रोग से पीड़ित लोग हैं उनको इन सुविधाओं की एसेस मिले, इसी विचार के साथ में काम किया। Huge respect, sir. Thank you so much. Behalf of all the students and from India, thank you so much. Thank you. इसी चीज़ से जैसे कि you have a very great personality according to that. So I just wanted to know कि आप ये डिस्क्राइब कैसे अप्रोच कि आप कैसे ट्रीट मेंटल हेल्थ को, या फिर आप कैसे डायग्नोज या फिर ट्रीट किया आपने, मतलब क्या डिफरेंट वे में, जैसे सब साइकेट्रिस्ट और सबकी अलग टेक्निक्स होती हैं, तो आपकी क्या टेक्निक्स रही हैं उनको डील करने में या ट्रीट करने में पेशेंट की? देखिए, हमारी टीचर थी डॉक्टर बाड़िया, गुजरात सूरत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और वो बड़े निस्वार्थ भाव से काम करती थी। 1 रुपया वो अपनी सैलरी लेती थी और शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ENT स्पेशलिस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो सारे विद्यार्थी उनसे बड़े प्रभावित होते थे। तो मैंने भी उनसे पूछा कि मैडम एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए। उनका एक ही जवाब था कि आप मरीज़ के दर्द को महसूस करें तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे। मैटर नहीं करता कि आपके मार्क्स कितने थे, आप टॉपर थे कि नहीं थे, आपने किस कॉलेज से पढ़ाई पूरी की है, कौन आपके टीचर्स रहे। बस एक सिंपल फार्मूला ये है कि अगर आप मरीज़ के दर्द को महसूस करेंगे तो आप एक बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे, ये निश्चित है। तो बस उसी मंत्र को लेते हुए और रोगी हित में जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है उसके लिए अपना पूरी क्षमता लगा देना, पूरे प्रयास लगाना, और बाकी चीज़ें तो रोगी से ज़्यादा कोई नहीं सिखाता। तो अपने आप होती हैं। So in between, how do you involve with their families and the treatment planning, decision making to that? There's sometimes feel like कि अगर आगे कोई पेशेंट बोल रहा है, समटाइम अकेले में भी बात करते हैं, जो भी है कि उन्हें सुसाइडल अटेम्प्ट्स आ रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं वो हैं, तो फिर फैमिली को हमें कहाँ पे जाके और कब इन्वॉल्व करना चाहिए, या फिर उनको हम किस तरीके से इन्वॉल्व करते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अगर इंडिविजुअल? डेफिनेटली
साक्षी जी, देखिए मरीज के साथ में फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व होने चाहिए। जो विश्व संगठन की सबसे बड़ी स्टडी है मानसिक रोग के विषय में, दैट इंटरनेशनल पायलट स्टडी ऑफ सिजोफ्रेनिया, जिसका एक केंद्र आगरा रहा था, एशिया में एक केंद्र था आगरा। उसमें भी ये फाइंडिंग आई कि भारत में मानसिक रोगों में जो इलाज में सुधार की दर ज़्यादा है, और उसकी वजह ये थी यहाँ परिवार का सपोर्ट है। तो परिवार का सपोर्ट किसी भी मानसिक रोग के उपचार के लिए बहुत आवश्यक होता है, और परिवार को शामिल हम जब मरीज़ की बीमारी की जांच कर रहे हों तभी से करते हैं, उन तथ्यों को जानने के लिए, उन तनाव को जानने के लिए, और उनके जो रिसोर्सेज हैं कि भाई कहाँ से आते हैं और कितने समझदार लोग हैं और उनमें अप्रोच क्या होनी चाहिए, वहीं से हम परिवार को शामिल करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ तथ्य मरीज़ बता पाता है, कुछ तथ्य बीमारी की वजह से मरीज़ बताने की स्थिति में नहीं होता, तो उसमें परिवार के सदस्यों से हमें वो जानकारी मिलती है, जिससे सटीक डायग्नोसिस बनती है। सटीक डायग्नोसिस के बाद पेशेंट के इलाज के साथ साथ में घर वालों को इस बीमारी के बारे में, उपचार के बारे में शिक्षित करना, क्योंकि लोग बीमार और बीमारी के जो लक्षण हैं और मरीज़ का जो स्वाभाविक व्यवहार है उसमें अंतर नहीं कर पाते। इन लक्षणों की, जैसे मरीज़ गुस्सा कर रहा है तो गुस्से के लिए मरीज़ को दोषी मान लेते हैं, जबकि ये बीमारी का लक्षण हो सकता है, तो उनको शिक्षित करना जिससे वो मरीज़ की बेहतर देखभाल कर सकें, पूरा इलाज कंप्लीट कर सकें। उसके बाद एक चीज़ और आती है कि अभी तक क्या रहा कि साइकेट्री के क्षेत्र में जो काम रहा वो एक हॉस्पिटल में एक स्पेशलिस्ट बैठा है, जो मरीज़ आके उनको देखा, दवाई लिख दी और चले गए। लेकिन हमारे यहाँ पर ये अप्रोच नहीं है। इसमें बेसिकली जो भी मरीज आएगा पहले हम उसको डायग्नोज करते हैं, ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद उसकी जो काउंसलिंग है, वो काउंसलिंग हर तरह की अवेलेबल होती है। हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास सोशल वर्कर्स हैं जो उनकी फैमिली के जो इशू होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, उस पर काम करते हैं। उसके बाद आता है, जैसे अब मरीज को आपने ठीक कर दिया, अब उसको वापस समाज में स्थापित करना है, तो उसका बेसिकली व्यवसाय हुआ है, नौकरी है, डिस्टर्ब हो गई है, तो उसको प्रशिक्षित करना कुछ चीज़ों में, NGOs के साथ में लाइजनिंग करके उनको कहीं बेसिकली एस्टेब्लिश करवाना, कहीं नौकरी वगैरह उनको कुछ रोज़गार मिल सके। उसके लिए कुछ NGOs से हम लोग संपर्क में रहते हैं, हेल्प आगरा है, आपका रोजगार भारती है, उसके साथ में प्रशिक्षण की सुविधाएँ देना और फिर उनको एस्टेब्लिश करना, इन सारे चीज़ों का प्रयास करते हैं। अक्सर क्या होता है कि मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति कई सालों परेशान होने के बाद मजबूरी में यहाँ आता है, तो जो तीसरा सिस्टम बन रहा है वो ये है कि अर्ली डिटेक्शन एंड रेफरल इंटरवेंशन। तो उसमें ये है कि राज्य सरकार की तरफ से जो हमारे सेवाओं में मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनको यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, उनका मेंटल हेल्थ में ओरिएंटेशन हो रहा है, वो बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं, तो जल्द डायग्नोज करें, समय से उपचार शुरू करें, और जिन मरीजों को हायर सेंटर्स में रेफर करने की जरूरत है उनको यहाँ रेफ़र करें, क्योंकि लंबे समय तक पीड़ित होने में एक रिस्क रहता है, जान का भी रिस्क रहता है, लोगों के व्यवसाय खराब हो जाते हैं, धन का नुकसान होता है। तो उसको बचाने के लिए अर्ली डिटेक्शन का जो एक फेज है उसमें हम लोग जा रहे हैं। So in between this, handling all the cases, how do you handle emergency situation or crisis intervention for patient be immediate stress, like psychiatry में कैसे होता है, जैसे भी आप बता भी रहे थे कि 24 hours आगरा हॉस्पिटल इज़ ओपन फॉर आवर पेशेंट, राइट? तो इमरजेंसी जब केसेस आते हैं या एकदम होता है तो फिर कैसे डील करते हैं, या फिर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं एट नाइट ऑल्सो साइकेट्रिस्ट और समथिंग, लाइक आप बताइए कैसे करते हैं? हमारी इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। हमारी इमरजेंसी में डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। कोई भी किसी मरीज को अगर क्राइसिस से व्यक्ति आए तो स्पेशलिस्ट उनको अटेंड करेंगे, काउंसलिंग जरूरत है काउंसलिंग करेंगे, और उसके अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है ट्रीटमेंट करेंगे। अगर भर्ती करने की आवश्यकता हुई तो 24 घंटे में कभी भी आके मरीज यहाँ पर भर्ती हो सकता है। इसके साथ साथ राज्य सरकार के टेलीमानस स्टेट सेल जो पूरे उत्तर प्रदेश में 4 है, उनमें से एक केंद्र आगरा है। इस टेलीमानस स्टेट सेल के माध्यम से 24 घंटे हमारे यहाँ काउंसलर्स ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। कोई व्यक्ति 14416 ये टेलीमानस स्टेट सेल का नंबर है, किसी भी समय देर रात और किसी भी जगह से किसी भी समय संपर्क कर सकता है। इसमें पूरी काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग से के साथ साथ अगर व्यक्ति को और स्पेशलिस्ट की मदद चाहिए तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ड्यूटी पर रहते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, वो अपनी राय देते हैं। और इस ऑनलाइन टेलीमानस सेवा को हमारी जो भौतिक OPD है, फिजिकल जो सर्विसेज हैं, उनसे कनेक्ट किया गया है
और तुरंत जहाँ से मरीज आता है उसके आसपास के जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, उनके पास रेफ़र किया जाता है। और अगर आसपास का मरीज है तो उसको यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके साथ साथ जो मरीज़ ओपीडी में ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कई बार किन्हीं वजहों से ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, जो मरीज़ के हित में नहीं होता है, तो उन ड्रॉप आउट पेशेंट को टेलीमानस सेल के जरिए हम लोग अप्रोच करते हैं, उनकी कठिनाइयाँ समझते हैं और जो भी मदद संभव हो सकती है उनको ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा उपलब्ध कराते हैं। सर पूरे इंडिया में सिर्फ अभी आगरा हॉस्पिटल में ही टेलीमानस नहीं, इंडिया में बहुत सारे लगभग 25 स्टेट्स में हैं और उसमें यूपी एक बड़ा स्टेट है, इसमें 4 सेंटर हैं। और इस बार मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर के दिन स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कार दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश को तीसरा पुरस्कार मिला था इस सेवाओं के लिए। That's so great. So sir, in between this, what do you think, is therapy necessary? डेफिनेटली Like why? थेरेपी इज नेसेसरी। थेरेपी में क्या है कि कहीं केवल एजुकेशन, कहीं थेरेपी किसी न किसी रूप में, अलग अलग रूप में, अलग अलग मरीजों में अलग अलग उपयोगिता होती है, लेकिन इसको आप मानसिक स्वास्थ्य के उपचार से अलग नहीं कर सकते। कहीं आप केवल थेरेपी से काम चला सकते हैं, कहीं थेरेपी और ट्रीटमेंट के साथ में काम चलता है, कहीं थेरेपी के कुछ अंश जैसे साइको एजुकेशन के रूप में हमें मरीजों के घर वालों को करना पड़ता है, लेकिन आप इसको मानसिक रोग के उपचार से अलग करके काम नहीं चला सकते। तो सर हम सबको थेरेपी की ज़रूरत होती है, लाइक एवरीवन नीड्स थेरेपी, इज इट कंपल्सरी? लाइक जैसे देयर आर मेडिकेशंस भी होती है, जैसे हम लोग को पता है साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दे आर डिफरेंट जॉब, पर बहुत से लोग ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट को भी प्रेफर करते हैं फॉर दैट। बट व्हाट डू यू थिंक कि सर जो साइकोलॉजिस्ट की जॉब होती है, दे कांट प्रिस्क्राइब ऑफ कोर्स मेडिसिन, बट दे कैन डू द थेरेपी, आर्ट थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, काउंसलिंग, देयर आर सो मेनी। आपको लगता है कि उससे काफ़ी वर्क होता है पेशेंट के केसेस में? अगर आप किसी से बैठ के बात करते हैं, अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं और व्यक्ति अगर प्रोफेशनल है, आपको गाइड करता है, तो निश्चित तौर पर आपको मदद मिलेगी। हर व्यक्ति को एक्चुअली भारत में जो सामाजिक ताना बाना है कि लोग आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, लोग अपनी बात कह देते हैं, कुछ अनुभवी लोग अपने अनुभवों से गाइड कर देते हैं, तो थेरेपी एक नेचुरल माध्यम से चलती है। कुछ जैसे हमारे धर्मगुरु होते हैं, धर्मगुरु जो होते हैं वो बेसिकली एक रिलीजियस कोपिंग होती है, वो धार्मिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो वर्तमान थेरेपी हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएंगी